Hello, all my UPPCSJ 2022 एस्पिरेंट्स। अब देखिए आज का ये हमारा वीडियो जो है दिस गोज फिफ्थ इन सीरीज ऑफ अवर सेपरेट एक्ट्स एज पर जनरल स्टडीज पेपर 1। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013। नाउ फ्रेंड्स, long drawn struggles and agitations at so many fronts at the central level, at the state level, क्योंकि देखिए ये भी एक बड़ा संवेदनशील मामला है कहीं ना कहीं, एंड दिस गोज इन लाइन इन पार्लेंस विद द राइट ऑफ इक्वालिटी रादर। तो हम फाइनली इस बात पे तो पहुंच रहे हैं कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द वुमेन at workplace, and in what context? Sexual harassment, and then the proceeds that can be possible as regards to prevention, the prohibition and the redressal। मैंने आपको भी बताया कि ये कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल 14 and 15 मौलिक अधिकार, योर फंडामेंटल राइट 14 and 15 का वायलेशन है, because then this is right to equality। नेक्स्ट लेवल पे जब हम देखते हैं अंडर आर्टिकल 21, then even this would tend amount to violation of right to life and right to live with dignity। देखिए यहीं से कहीं ना कहीं हमें इस ओर इंगित हम हो रहे हैं कि मौलिक अधिकार का मित्रों ये हनन का मामला है ये, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे अनुच्छेद 14 और 15 जो है मौलिक अधिकार के, इसमें राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है पहली बात तो। सेकंड लेवल पे देखें राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 इन्वॉल्व है, और आर्टिकल 21 तो आप सीधे सीधे जानते हैं कि जहां राइट टू लाइफ की बात आ जाएगी, राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात आ जाएगी। फर्दरमोर यू वुड से दिस इज इवन वायलेशन ऑफ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, carry on any occupation, trade or business, ये इसका भी देखिए उल्लंघन का मामला है। Furthermore, I would say even it is violation of your right to safe environment free from sexual harassment। तो कुल मिला के मैं दोबारा पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, एज पर आर्टिकल 14 and 15 fundamental right, it is violation of right to equality। As per article 21, it is violation of right to life and live with dignity। In general, even that is violation of right to practice any profession, carry on any occupation, trade, business। Furthermore, coupled with this, even you have your right to safe environment free from sexual harassment। अब देखिए ये तो इसकी एक पृष्ठभूमि है कि इन अधिकारों का हनन है, और फिर इसी के प्रकाश में हमें देखना होगा कि वैश्विक स्तर पर, क्योंकि देखिए ये समाज से सीधे सीधे जुड़ा मामला है। हम यदि समता के अधिकार की अवधारणा परिकल्पना करते हैं तो समता कैसे स्थापित हो सकती है यदि लैंगिक स्तर पर महिलाओं का उत्पीड़न होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल प्लेन पे फ्रेंड्स वी हैड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। एंड इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात की पुष्टि की, इसको रेटिफाई किया है 25 जून 1993 को। 25 जून 1993 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड रेटिफाइड इट, एंड 22 अप्रैल 2013 को ये अधिनियम देखिए 2013 है, 22 अप्रैल 2013 को
अधिनियम के रूप में, एज अ एक्ट, ये भारत के सामने लाया जाता है. एंड देन फाइनली इट इज टू बी इनैक्टेड इन द 64th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो ये मैंने आपको एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, those constitutional fundamental rights violation, in the light of which we need to appreciate the aspirations, the urges of the makers of this act. Now, अब हम हार्डकोर चैप्टर्स पे जब आते हैं तो देखिए चैप्टर 1 इस एक्ट का सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, निवारण, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013. इसके अंतर्गत फ्रेंड्स चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी एंड दिस कवर्स फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 3. एंड जैसा इधर स्टेट के अंतर्गत आप देख रहे हैं जो पीसीएसजे का पेपर है, लगभग सारे एक्ट्स में मैं आपको बाय कन्वेंशन बता रहा हूं कि सेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल, मींस ये जो नाम है, नामकरण, जो नॉमेनक्लेचर है, एक्सटेंट, न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या होगा. और इस समय आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत न्यायिक क्षेत्राधिकार है इन अधिनियमों का. एंड कमेंसमेंट means act coming into force. Now section 2 of the act, this is definitions, and we have perhaps a long list of definitions जिसमें मैं भी आऊंगा अभी. Right now आप देखेंगे from section 1 to section 3. This is preliminary chapter 1. Chapter 2 is constitution of इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. डायरेक्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है. मैं प्रत्येक वीडियो में हर बार अपनी बात का आग्रह करता हूं कि कॉपी पेंसिल जरूर लेके बैठा कीजिए. देखिए दिस इज सेक्शन 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. चैप्टर 2 सेक्शन 4. चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमिटी. चैप्टर 2 बात कर रहा था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, चैप्टर 3 बात कर रहा है लोकल कंप्लेंट कमेटी की, जो एक्ट के सेक्शन 5 से 8 तक में, 5 से 8 के अंतर्गत आएंगे. चैप्टर 4 इज, चूंकि ये जो भी मामला है देखिए ये कंप्लेंट से जुड़ा है, तो कितनी खूबसूरत बात है कि चैप्टर 4 जो है ये एक्सक्लूसिवली देखिए कंप्लेंट को ही डील करता है, from section 9 to 11. Furthermore, chapter 5 is inquiry into the complaint. Chapter 5 is inquiry into the complaint. देखिए उपर्युक्त चैप्टर में पृथक रूप से पूरा एक चैप्टर देखिए एक्सक्लूसिवली डील कर रहा है फ्रेंड्स कंप्लेंट के ऊपर, लेकिन कंप्लेंट के भी हमें स्क्रूटनी में जाना होगा. तो कितना लॉजिकल है देखिए कि चैप्टर 5 जो है दिस इज इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट एंड देन दिस इज सेक्शन 12 टू सेक्शन 18. नाउ फॉलोड बाय दिस चैप्टर 6 ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉई, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब जो कुछ भी हो रहा है देखिए यहां बात हो रही है कार्यस्थल पर, कहां, एट वर्क प्लेस. तो वर्क प्लेस में जो है वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या कोई ऐसा प्रतिष्ठान है जो ना तो केंद्र में ना तो राज्य में लेकिन कहीं ना कहीं दायरे में आ सकता है, दोनों में से किसी में भी. तो ऐसी जो स्थिति बनेगी वहां पे आप देखेंगे ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर सेक्शन 19. और देखिए एनीथिंग, मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है या जो कुछ मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, देखिए एनीथिंग कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन, है ना. और आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन भी फ्रेंड्स अगर आपका गलत होता है तो कई रोल नंबर नीचे आप आ जाते हैं. तो ऐसा ना हो सके, ऐसा ही हमारा आपका प्रयास है. तो बहुत सजगता से ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 7 इज ड्यूटी एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. दिस इज सेक्शन 20. And last of all, we have chapter 8, wherein we have miscellaneous.
अब देखिए इसमें भी एक लंबी सूची है फ्रॉम सेक्शन 21 टू सेक्शन 30। और इस प्रकार ये जो हमने एक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर एंड सेक्शन वाइज सेक्शन, क्योंकि देखिए दिस वुड बी देन द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्ट that I suppose everybody aspiring for the examination should definitely know and understand। ये तो इतने बार आप देखिए कि कम से कम चैप्टर पे सेक्शन, अब कंप्लेंट की बात आ जाए तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक्ट और कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम 9 to 11। तो ये तो देखिए स्मरण हमें होना ही होगा। अब वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द फाइनेंसिस ऑफ द एक्ट। अभी देखिए मैंने चैप्टर 1 में आपसे कहा था कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 3, जिसके अंतर्गत चैप्टर जो हमारा सेक्शन 2 है, दिस इज अबाउट डेफिनेशंस। अब जब डेफिनेशन की बात आती, और आप देख रहे होंगे कल मैंने डाउरी के ऊपर बात की है, इसके पहले मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक्ट्स आए हैं। तो डेफिनेशंस जो हैं ये मतलब डेफिनेशंस आर द मोस्ट प्रोन एरियाज वेयर यू कैन फेच क्वेश्चंस। अब देखिए डेफिनेशंस की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले वी हैव एग्रीव्ड वुमेन। वी आर टेकिंग डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2। अब देखिए डेफिनेशंस बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है, और जहां डेफिनेशंस ज्यादा हो तो बट ऑब्वियस इट बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट एंड ऑब्लिगेटरी ऑन अ पार्ट। नाउ डेफिनेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे सबसे पहले एग्रीव्ड वुमेन की बात की जा रही है, क्योंकि हमारा जो एक्ट ही है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन। तो एग्रीव्ड वुमेन, अब देखिए इसमें दो कंडीशनैलिटीज बनेंगी, एक तो एट वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस की जो स्थिति होगी तो उसमें वेदर एम्प्लॉयड और नॉट को कवर किया गया है। देखिए दूसरी स्टेट बनेगी ड्वेलिंग्स, और ड्वेलिंग्स के अंतर्गत देखिए कितना मतलब उल्लेखनीय बात की जा रही है कि ऑफ एनी एज, वुमेन ऑफ एनी एज की बात की जा रही है एग्रीव्ड वुमेन में। दो कैटेगरीज है, वर्क प्लेस एंड ड्वेलिंग। नेक्स्ट टू दिस इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इट कैन बी आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, it can be either state government, and it can be maybe not central, maybe not state, but falling under the purview and ambit of state government। क्योंकि state government अगर central का नहीं बाइंडिंग है तो state government तो किसी भी सूरत में एप्लीकेबल होगी ही होगी। नेक्स्ट इज चेयरपर्सन। अब देखिए चेयरपर्सन का जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में है दैट गोज इन सेक्शन 7, और सेक्शन 7 जो है हमारा वो हम देख रहे हैं कि चैप्टर 3 के अंतर्गत पड़ेगा, जहां सेक्शन 5 to 8 कवर किए जा रहे हैं। तो इसको जब अभी डिटेल में मैं आऊंगा वहां पे डिफाइन होगा चेयरपर्सन। नेक्स्ट टू चेयरपर्सन वी हैव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जैसे चेयरपर्सन सेक्शन 7 में कवर हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेक्शन 5 में कवर हो रहा है। फ्रेंड्स लिखते जरूर जाइएगा। देखिए नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वर्कर। हम किसको डोमेस्टिक वर्कर कहेंगे? नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर, नेक्स्ट इज एम्प्लॉई। मतलब अब देखिए साहित्यिक अर्थ एम्प्लॉयर वन हु एम्प्लॉयज स्टाफ, और एम्प्लॉय जो कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट इंटरनल कमिटी। अब देखिए इंटरनल कमिटी की सीधे सीधे बहुत डिटेल लेंथ बात की गई है चैप्टर 2 में सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 जो है ये सीधे सीधे हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहां से ले रहा है। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। नाउ लोकल कमिटी। लोकल कमिटी आप देखेंगे सेक्शन 5 टू सेक्शन 8। तो लोकल कमिटी की डेफिनेशन हमें उठानी है चैप्टर 3 से। बहुत इजी, मैंने बार बार मैंने कहा लॉ कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन। जब तक आपको लिंकेजेस क्लैरिटी से होंगे कि किस चैप्टर में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक बात की गई है, तो वहां पे जो डेफिनेशन है वो डेफिनेटली प्रिसाइज डेफिनेशन होगी फिर उस जगह। नेक्स्ट मेंबर, हम सदस्य किसे कहेंगे इस अधिनियम में। नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। जो प्रिस्क्राइब बार बार शब्द उल्लिखित हो रहा है तो डेफिनेटली प्रिस्क्राइब्ड वे, and after all what is the agency that is prescribing? So it is all the rules that are prescribed in the act. Next is presiding officer.
अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जब बात आएगी तो हमारा सेक्शन 4 जो था, देखिए सेक्शन 4 के अंतर्गत सब सेक्शन 2 और सेक्शन 4 आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के केस में। नेक्स्ट रिस्पोंडेंट, सीधे सीधे सेक्शन 9 में जो परिभाषा दी गई है, और सेक्शन 9 बखूबी हम देख रहे हैं जो कंप्लेंट की बात है, क्योंकि देखिए कंप्लेंट में तो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा रिस्पोंडेंट का। तो एज इन चैप्टर 4 द प्रोविजन दैट यू हैव कंप्लेंट, तो रिस्पोंडेंट को बखूबी यहां पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, पूरा का पूरा एक्ट ही इसके ऊपर देखिए केंद्रित है, और कई स्थितियां सेक्सुअल हैरेसमेंट की बनेंगी। नेक्स्ट इज वर्क प्लेस, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, तो कार्यस्थल की परिभाषा में क्या आएगा। नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखिए यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है कि लेस देन 10%, वो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, ठीक है। सेक्शन 3 वुड ले इन डिटेल लेंथ clause provisions as to the prevention of sexual harassment। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है, जो हमारा नोडल पॉइंट, की पॉइंट है, ये देखिए सेक्शन 3 में डिफाइन हो रहा है एक्ट के। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, एंड दिस इज टेकिंग सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। अब देखिए who is going to constitute this, but obvious every employer at the workplace। अब यहां बात है कि डेफिनेटली इट इज मैंडेटरी कि प्रत्येक जो एम्प्लॉयर है एट द वर्क प्लेस उसको कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। नेक्स्ट इज चैप्टर 3। अब यहां देखिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात हो रही है। चैप्टर 3 जो है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी, एंड नाउ हियर वी हैव फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 8। अब सेक्शन 5 जो है हमारा, ये बेसिकली नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब यहां जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, अब देखिए यहां ऑलरेडी डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आ चुका है, एंड दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वुड बी एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और मे बी कलेक्टर एंड डिप्टी कलेक्टर, दैट वे। सेक्शन 6 इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन। जो भी न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा, कौन सा समझ अधिकारी होगा जिसके विचाराधीन सेक्शन 6 के तहत ये मामले प्रस्तुत होंगे। सेक्शन 7 इज टेन्योर। ओवरऑल जो कार्यकाल होगा इस पूरी अवधि का, वो बेसिकली क्या होना होगा। सेक्शन 8 इज ग्रांट एंड ऑडिट, कि समय समय पे इस सेवा प्रबंधन को लेके एक जो दान अनुदान का की व्यवस्था की गई है, एंड उसको लेके डेफिनेटली ऑडिट मैकेनिज्म, ऑडिट डिपार्टमेंट भी, क्योंकि समय समय पे जैसी आवश्यकता होगी तो ग्रांट्स मिलनी होंगी, एंड सब्जेक्ट टू द ऑडिट दैट आर टेकिंग प्लेस। नाउ हियर फ्रॉम 5 to 8 वी हैव कवर्ड चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 जो है हमारा, ये डिटेल कवर करता है कंप्लेंट, एंड दिस इज फ्रॉम सेक्शन 9 टू सेक्शन 11। सेक्शन 9 टू सेक्शन 11। अब देखिए ये जो कंप्लेंट वाली बात हो रही है, इसमें सेक्शन 9 जो है दिस इज कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। मैंने अभी आपको बताया सेक्सुअल हैरेसमेंट पूरा पूरा डिफाइंड है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ही नोडल पॉइंट है हमारा। तो कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इज सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 में जब कंप्लेंट लॉन्च हो गई है, तो सेक्शन 10 जो है दिस वुड बी कंसिलिएशन। कंसिलिएशन बिटवीन हुम। अब ये जो देखिए समझ अधिकारी होगा, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, ये कहीं ना कहीं जो एग्रीव्ड वुमेन है एंड बिटवीन द रिस्पोंडेंट इफ ही सो फील्स लाइक, तो एक कंसिलिएशन मैकेनिज्म का स्कोप रखा गया है इसमें। एंड कॉन्सिक्वेंट अपॉन दिस कंसिलिएशन सेक्शन 11 इज इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। अब अगर उसको ऐसा महसूस होगा इस कंसिलिएशन के पश्चात
कि इंक्वायरी इज नीडेड, तो सेक्शन 11 जो है ये पूरा प्रावधान करता है इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। नाउ आफ्टर दिस वी हैव चैप्टर 5 कि अब देखिए कंप्लेंट तो हो गई, चैप्टर 4 में कितना रीजन कितना लॉजिक है। देखिए चैप्टर 4 इज अबाउट कंप्लेंट, और अगर सेक्शंस की क्लैरिटी है तो बहुत लॉजिक से इन अ वेरी ल्यूसिड स्टाइल अब बहुत आसानी से देखिए एक के बाद एक चैप्टर और सेक्शंस को रिलेट कर ले रहे हैं। अब आप देखेंगे चैप्टर 5 इज इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। नाउ दिस इज फ्रॉम सेक्शन 12 टू सेक्शन 18 कि जो इंक्वायरी होगी ये किस तरह की होनी है। तो फ्रॉम चैप्टर 12 टू चैप्टर 18 जब हम देखेंगे तो सेक्शन 12 इज एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी, क्योंकि देखिए मैंने आपको आरंभ में ही बताया कि लैंगिक उत्पीड़न से ज्यादा संवेदनशील तो मामला नहीं हो सकता है, और किसी भी स्तर पर हमें उसके एक तरह से उसका निवारण, उसका प्रतिषेध, उसका प्रतितोष भी निकालना है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में मतलब विलंबित होना, पेंडेंसी तो बिल्कुल भी देखिए टॉलरेटेड नहीं होगी इतने सेंसिटिव इश्यू पे। तो सेक्शन 12 इज डायरेक्टली डीलिंग विद एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी। अब पेंडेंसी अब नहीं हो रही है तो अब तो रिपोर्ट आए ना फिर, तो आप देखेंगे सेक्शन 13 जो है दिस इज इंक्वायरी रिपोर्ट कि रिपोर्ट क्या लग रही है। लेकिन अब रिपोर्ट के साथ साथ देखिए एक चीज थोड़ी सी ये भी देखी जाएगी कि अगर कहीं एक फॉल्स या मैलिशियस या लैक ऑफ एविडेंस के सहारे से अगर कंप्लेंट हुई है तो सेक्शन 14 जो है ये पनिशमेंट का भी देखिए प्रावधान दे रहा है। सेक्शन 15 डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लेंट। अब मान लीजिए ऐसा देखा जा रहा है कि टोटल जेन्युइनिटी है, अब जेन्युइनिटी के चलते सेक्शन 15 जो है ये कंप्लेंट से पूरी तरह से डिटरमाइंड हो रहा है। सेक्शन 16 इज डिटर्मिनेशन भी हो गया, सेंसिटिव इशू है। अब देखिए आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं, लेकिन संवेदनशील मामले कहीं हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन सीधे सीधे रूबरू होते आज के समय में हमें देखने में आता है। सेक्शन 16 खास तौर से प्रतिबंधित करता है ऐसे किसी भी प्रकाशन की। तो सेक्शन 16 इज प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कंप्लेंट, क्योंकि जो कंप्लेंट है उसका पब्लिकेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन 16। अब देखिए एक हुआ ओवरऑल कंप्लेंट है, एक नेचर है, लेकिन कितनी सजगता सरकार ने इस जगह दिखाई है कि इवन कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट कैन नॉट बी पब्लिश्ड। ये बात सेक्शन 17 क्लियर कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट, है ना। और आप देखेंगे कि उसके चलते कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो चैप्टर 5 है इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, जिसमें फ्रॉम सेक्शन 12 टू सेक्शन 18 कवर हो रहा है, बहुत विस्तृत मैनर में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। सेक्शन 18 वुड बी टेकिंग अपील्स, एनी अराइजिंग इश्यूज that comes in way of appeals. This would be section 18 of chapter 5. Now chapter 6, duties of employer. This is section 19, and duty would be to ensure that safe working environment prevails in the working place. This would be section 19 chapter 6. Now chapter 7, duties and powers of district officer. This is section 20, and under the duty of district officer would comprise monitoring of the entire issues. And supposing there arises a condition where the district officer feels like appointing an NGO, so even there is a provision in the act of appointing an NGO. This would be under section 20. Finally, chapter 8. This is miscellaneous, and as I already told you, इसमें देखिए विस्तृत सूची है फ्रॉम सेक्शन 21 टू सेक्शन 30. नाउ सेक्शन 21 वुड बी टू सब एनुअल रिपोर्ट द कमिटीज. और कमिटीज कौन सी? अब देखिए जब आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे तो आप खूब ही समझ रहे हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एज वेल एज द लोकल कंप्लेंट कमिटी. तो दीज कमिटीज they need to perform sub-annual report. Sub-annual means the annual reports need to be submitted, by the way. By whom? By the
internal complaint committee and by the local complaint committee. Section 22 would be employer to include information in the annual report. देखिए एनुअल रिपोर्ट को बहुत प्रेफरेंस दिया गया है, जहां एनी कंप्लेंट टू बी इंक्लूडेड इन द बाय द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एज वेल एज द लोकल. तो हमारा सेक्शन 21 जो है वो बात कर रहा है सबमिट होने को लेके, लेकिन 22 जो है ये एम्प्लॉयर के पार्ट में मानदेय कर रहा है कि एम्प्लॉयर टू इंक्लूड दीज कंप्लेंट्स इन द एनुअल रिपोर्ट. जो भी इंफॉर्मेशन कंप्लेंट्स की आ रही है, दिस इज एज पर सेक्शन 22. 23 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स. अब देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन आ चुकी थी. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि देखिए क्रियान्वयन सबसे अहम बिंदु है मित्रों. तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स अंडर सेक्शन 23 टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन. सेक्शन 24 टू पब्लिसाइज द एक्ट. इस बिंदु पर हम लोगों ने इसके पूर्व के भी जो अधिनियम थे चर्चा की थी कि देखिए कई बार ऐसा होता है वी हैव एक्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं देश इतना बड़ा है कि एक अनअवेयरनेस सी है, शायद अभी भी थोड़ा सा सजग नहीं है लोग. लेकिन जब पब्लिसाइज लार्ज स्केल पे एक्ट्स होते हैं तो यू टेंड टू अंडरस्टैंड इवन योर राइट्स. क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू वेर इन योर फंडामेंटल राइट्स 14, 15, 21 दे आर बीइंग इन्फ्रिंज्ड. सो फर्दरमोर 24 टू पब्लिसाइज द एक्ट. 25 अब पब्लिसाइज भी हो गया. पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड. पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, जब भी कहीं कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सूचना ली जाएगी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड. जो भी तमाम दस्तावेज हैं उसका निरीक्षण होगा, उसका पुनर्निरीक्षण होगा. दिस वुड बी सेक्शन 25. सेक्शन 26 पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस. अब ये बिंदु तो देखिए प्रत्येक अधिनियम में हमें मिलेगा, क्योंकि विदाउट पेनाल्टी तो कैसे मॉनिटरिंग हो सकती है ना. 27 कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस. कि ऑफेंस जो है उस पर एक जो पैनी नजर होगी, क्योंकि ये जो उसको संज्ञान में लेना, संज्ञेय अपराध जो हैं, तो कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस. 28 सेक्शन वुड बी एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ. 29 पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. है ना, समय समय पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है कि ऑफिशियल गजट के माध्यम से दे कैन फ्रेम रूल्स. एंड सेक्शन 13 द लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्ट इज पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज. नाउ देखिए समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो समाज में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं. प्रायः देखने में आता है कि अधिनियम जो है हमारे, तो अधिनियम के पीछे जो इंटेंशन है दिस इज सो वेरी लाइक आई वुड से वेलफेयर ओरिएंटेड, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में जिसको कहते हैं ना थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो इन प्रैक्टिस वी सी मेनी ऑफ आवर एक्ट्स, तो दे कैन हैव ट्रूथ सो एज टू इंप्लीमेंट दैट, बट इवन यू हैव रिलेटेड टू दैट डिफिकल्टीज ऑल्सो गोइंग ऑन. तो अब या तो एक्ट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को इतना पावर मिले कि डिफिकल्टीज को भी रिमूव करते चले, तो इस एक्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर भी, समय की मांग पर भी विचार किया है कि क्योंकि दिस इज लाइक दिस रिलेट्स टू राइट टू इक्वालिटी. आप समझिए, राइट टू लाइफ और डिग्निटी ऑफ अ वुमेन बाय द वे. और ये तो एक ऐसी स्थिति है कि ये हमेशा प्रिवेल करेगी, मान के चलिए. तो उसके पीछे कहीं ना कहीं थिंक टैंक ये बहुत जरूरी है कि आप देखेंगे कि सेक्शन 29 के माध्यम से ही जब पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स हैं, तो वहीं आप देखेंगे एक्ट सेक्शन 30 के तहत पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज की भी बात कर रहा है. और चूंकि एक्ट में ही ये संलग्न है, दिस सेक्शन इज एंडोर्स्ड विद द एक्ट इटसेल्फ. नहीं तो प्राय देखने में आता है कि अब एक एक्ट है, अब उसको उसकी रेमेडी के लेवल पे अब आप एक दूसरा एक्ट बना रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं फिर पेंडेंसी होती है और विधायक स्तर पर उसमें तमाम व्यवधान उत्पन्न होते हैं. तो ऐसा बिल्कुल ना हो. इन ऑर्डर टू ईज
in order to have speedy trials, in order to meet justice at the doorstep of a common man. तो ये चूंकि और इसी से कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक सुरक्षा की भावना है ये पूरी तरह से ओतप्रोत होती है। तो फ्रेंड्स, वेरी सक्सेसफुली हम लोगों ने बड़ा एक्ट था, क्योंकि इधर ये जो एक्ट्स इधर विगत 3-4 वीडियोस में आप देखेंगे, और चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएगा आपके पास जाएगा, बस कॉपी पेंसिल उठाइए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में बिना कॉन्सेप्ट्स के काम भाई नहीं चलेगा। एंड राहुल दीक्षित टाइम्स हियर, माइसेल्फ राहुल दीक्षित टाइम्स, वी एक्सेल इन गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज इवन, क्योंकि मेरा मुख्य प्रयास है कि सारे स्टूडेंट, सारे अभ्यर्थी जो पीसीएसजे की 12 फरवरी को 2023 को जो मेरा ये दिल से मैं मित्रों चाहता हूं, ऑल माई एस्पिरेंट्स हु वुड बी टेकिंग द यूपी पीसीएसजे 2022 एग्जामिनेशन जो 12 फरवरी 2023 को अभी के हिसाब से प्रस्तावित है, हमारे वीडियोस देखते जाइए। इधर श्रृंखला में आप 4-5 वीडियो पहले देखेंगे ब्राउज करते हुए यूट्यूब पे, तो आपको 45 डेज की स्ट्रेटेजी मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, मुझे हर्ष है, मुझे खुशी है कि उस दिन से आप देखेंगे डेली सेपरेट एक्ट्स के ऊपर वीडियोस डाउनलोड हो रहे हैं। तो खूब फायदा उठाइए, खूब तरक्की कीजिए। वादा करते हैं कि बस आपके साथ कदम से कदम मिला के मैं चलूंगा। एंड सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो गेट्स अपलोडेड। गॉड ब्लेस यू।